भाई जय श्री राम। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे भाई बहन अच्छे होंगे और पेपर लगभग 5 पेपर लग गए होंगे और बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि हमारी टीम और हम जितना हमसे बन पाता हमारा जो टाइम निकाल के फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मदद के लिए खड़े हैं। और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एग्रोनॉमी का मैं पेपर लेके आया हूँ आपके लिए, गेस पेपर। और उसमें से पूरा का पूरा ऐसे कैसे छपने वाला है। ठीक है, क्या करने वाला है? छपने वाला है। तो बिल्कुल एक कमेंट मैंने देखा था कि सर आप कहाँ से पेपर चोर के लाते हो। तो भाई पेपर चोर के नहीं लाते, ये हमारी टीम की हमारी मेहनत है कि हम 5-6 साल के पुराने पेपर देखते हैं, सिलेबस को रखते हैं, नोट्स को रखते हैं, फिर आपके लिए क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। हमारा वो अनुमान होता है और हम 100% नहीं कहते पर लगभग 90%, 95% उसमें से ही मैच करता है हम जो चीजें देते हैं। तो अभी ये पेपर सोल्व करेंगे, उससे पहले इस क्यूआर को स्क्रीनशॉट ले लो और इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाओ, ताकि आपको और चीजें मिल जाएगी एक पीडीएफ फॉर्मेट में। हाँ, तो अब ये अगर आप पेपर देख रहे हो इसका मतलब इससे पहले आप देख के आओ इंग्लिश का पेपर। क्या बेटा? इंग्लिश का पेपर देख के आओ। अब कुछ बच्चों का तो बायो का पेपर है और कुछ का मैथ का है इसके बाद में। ठीक है, एक बायो का और मैथ का। ठीक है, तो बायोलॉजी का पेपर बहुत जल्द मैं आपको दे दूंगा। जिस दिन आप एग्रोनॉमी का पेपर दे के आओगे ना वापस, उस दिन आपको बायो का गेस पेपर मिल जाएगा, साथ में मैथ का भी मिल जाएगा। ठीक है, 2 चीज मिल जाएगी। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब ये पेपर देख रहे हो और सच में आपकी अगर थोड़ी सी भी 1% भी इस परिवार से, इस फार्मर्स लव फैमिली से अगर हेल्प हुई है, तो थोड़ा सा मेरा काम करना। ये पेपर देखने से पहले मैं डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो दे रहा हूँ। एक तो एग्रोनॉमी क्लास फर्स्ट, ठीक है, एग्रोनॉमी क्लास फर्स्ट, और एक क्लास सेकंड। 2 क्लास है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्लास है। जो अम्मी नई सीरीज चालू की उसकी, कि 2 क्लास में पूरा सिलेबस लगभग जितना कवर हो पाया उतना किया हमने। तो ये 2 क्लास प्लस एक क्लास है 38 मिनट की, सॉरी 35 मिनट की, जिसमें हमने 50% सिलेबस किया है। ये तीनों क्लास मिला के आपकी हो जाएगी लगभग 2.5 घंटे की। 2.5 घंटे के अलावा एक 30 मिनट का वीडियो है, जिसके अंदर 2017 से लेके 2023 तक, 22-23 तक, जस्ट जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने जो पेपर दिया था वो पेपर सेट है। मतलब ये पूरा मैटर 3 घंटे का, कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा। और बेटा मैं ये इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ जिस तरीके से तुम समझ रहे हो, क्योंकि एग्रोनॉमी है आपकी 3 क्रेडिट सब्जेक्ट। जितने नंबर लाओगे इसके 3 गुना नंबर हो जाएंगे। और ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, कुछ के अभी जैसे SKRU है, मिड टर्म हुए हैं उनके, उसके बाद फाइनल पेपर है, उनके लिए भी यूजफुल रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, यहां तक आ गए हो ना, ये वीडियो डिलीट नहीं होगा, ना ही इसका पैसा लगेगा। इसको यहां से पॉज करो, बैक करो, या इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ या चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। पहले ये 3 वीडियो, एग्रोनॉमी फर्स्ट, एग्रोनॉमी सेकंड और 50% रिवीजन वाली क्लास, और आपके 2017 से 2023 22-23 तक के पेपर, ये चीज देख के आ जाओ। उसके बाद में इस वीडियो को देखो, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं श्योर कह रहा हूं। और ये 4 वीडियो मतलब 3 घंटा, 6 महीने की पढ़ाई को आप अगर ये 3 घंटा ध्यान से ईमानदारी से देख के जा रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ जहां पे आपकी परसेंटेज OGPA CGPA 5.7 बन रही थी ना, सीधी इससे 6.3 पे चली जाएगी, क्योंकि इतना इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप इसमें जैसे नंबर लाते हो 40, तो 40 के 3 गुना, 3 क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब अपने को बोनस मिलता है। कितना हो गया? 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, तो नंबर आपके बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे। 60 नंबर ला रहे हो तो देखो कितने हो गए, 3 गुना। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, बेस आपका थोड़ा सा आपकी उठ जाएगी, परसेंटेज जो आपने गलतियां की है वो दब जाएगी। तो पहले वो वीडियो चेक कर लो, बाकी आते हैं इस वीडियो पे और ध्यान से देखेंगे इसको। पहला दिया हुआ इसमें एलिलोपैथी, एलोपैथी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दोबारा डिस्क्राइब नहीं करूंगा मैं चीजें। जिसने पुराने वीडियोस देखे हैं कंप्लीट, उनको समझ में आ जाएगा। क्रॉप वीड कंपटीशन, इसको बोलते हैं फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा। क्या बोलते हैं इसको? खरपतवार प्रतिस्पर्धा, फसल खरपतवार। जैसे वीड जो है और आपके जो क्रॉप प्लांट्स हैं, वीड प्लांट्स, उनके बीच में क्या होता है? कंपटीशन होता है। किसके लिए? नमी के लिए, मृदा के अंदर जो नमी है उसके लिए, जो न्यूट्रिएंट्स है उनके लिए, लाइट के लिए, वायु के लिए, खाद उर्वरकों के लिए, सब के लिए जो कंपटीशन उसको बोलते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन। जो 2 क्लास उसमें इस टॉपिक को करवाया हुआ है। वाटर यूज इफिशियंसी, WUE, वाटर यूज इफिशियंसी को बोलते हैं जल उपयोग दक्षता। क्या बोलते हैं बेटा? जल उपयोग दक्षता। अब समझ सकते हो शब्द से, जल उपयोग दक्षता।
कोई ये चीज है, इसको पानी को ये यूज करिए, इसकी दक्षता कितनी आ रही है, एफिशिएंसी कितनी आ रही है। जैसे 1 लीटर पानी में कितना शुष्क बहार जो है या कार्बनिक पदार्थ वो बना पा रही है फसल। तो ये पढ़ाया हुआ है। सर्वाधिक किसकी होती है, रागी की होती है 13.4 जल उपयोग दक्षता, ठीक है, वाटर। और क्या है ये, क्रॉप वाटर, ये भी मैंने करवाया हुआ है। क्रॉप वाटर या जो फसलों को प्राप्त होता है वो पानी कौन सा पानी होता है, कितने एटमॉस्फेयर दाब पे वो प्राप्त होता है, और जो सोइल वाटर है वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है, और 3 उसके प्रकार थे, पढ़ा है ना, गुरुत्वीय जल, केशिकीय जल, है ना, आर्द्रताग्राही जल, वो। आगे देखते बेटा इसी में क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। एक बार क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, फसल की जल मांग, फसल की जल मांग बुआई से लेके उसकी कटाई तक जितना पानी उसको आवश्यक है, जो उसका हानियां हो गई उसको छोड़ के, जैसे सिंचाई करने में जो हानि हो गई, पानी उड़ गया, उसको छोड़ के जो इसने यूज किया है पानी, इसकी जलमांग कहलाएगी, ठीक है। सब फसलों की अलग अलग जलमांग होती है, सर्वाधिक धान गन्ना इनमें आएगी आपके। और ये जो अगर 5 साल के पेपर देखोगे तो वहां से बिल्कुल एक सिंगल कंफ्यूजन भी आपको नहीं रहने वाला इसमें। आगे देखते हैं उतेरा क्रॉप्स, फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी को बोलते हैं क्षेत्र क्षमता, क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी। और इस स्थिति पे 100% फसलों को जो पानी दिया हुआ है वो प्राप्त होता है। और ये होती क्या है, सिंचाई करने के बाद की 48 से 72 घंटे की स्थिति, जो पानी शेष बचा रहता है जमीन में, आपका गुरुत्वीय बल के विपरीत जो बचा रहता है उसको अपन कहते हैं। और इस पे 100% पानी फसलों को प्राप्त होता है। फिर है ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। उसके बाद में दिया हुआ एजोला, एजोला आपको पता है, बीजीए, एजोला, ग्रीन, जो आपकी जो हरी खादें आती है जिसमें जीवीय खादें उनके अंतर्गत आता है। चौथा देखो अंतर वाला क्वेश्चन कैसे करना है, सारा बताया हुआ है, 5 पेपर दे दिए, अब तो आ गया होगा आपका, है ना। तो सीड और ग्रेन में, सीड का मतलब क्या होता है, बीज, और ग्रेन का मतलब होता है दाना। तो ये पुराने पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सीड और ग्रेन में। ये जैसे ही पेपर सोल्व करेंगे 3-4 वर्ड ऐसे मैं बताऊंगा जिनमें से कंपल्सरी है कि क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं। तो सीड में क्या होता है, सीड के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स फिक्स किए गए हैं, ऐसे उसमें गुण होने चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था कि एक अच्छे बीज के क्या क्या गुण होने चाहिए, कि वो लोकल वेराइटीज जो है, लोकल किस्में उनसे 15% अधिक उत्पादन देने वाला होना चाहिए, राइट। उसके रियल वैल्यू, वास्तविक उपयोग होते हैं मान 75 से अबव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था उसकी जो फिजिकल प्योरिटी है वो अधिक होनी चाहिए, ठीक है। उसकी जो आनुवंशिक शुद्धता है, जेनेटिक प्योरिटी है, वो अधिक होनी चाहिए। उसका जो अंकुरण प्रतिशतता है, जर्मिनेशन परसेंट, वो उच्च होना चाहिए, ठीक है। रोग प्रतिरोधी होना चाहिए, आयु क्षमता जो है वो उच्च होनी चाहिए। उसमें सीड वाइगर जो होती है ना, ओज जिसकी बोलते हैं, सीड ओज, वो अधिक होनी चाहिए। पर दाने में ये चीजें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दाने का काम क्या करता है, अपन खाने में लेते हैं, खाने के लिए लेते, तो अपने को इसकी आनुवंशिक शुद्धता से कोई मतलब नहीं है। कि गेहूं की एक वैरायटी में दूसरी वैरायटी का गेहूं मिल गया तो क्या चक्की वाला पीसेगा नहीं, क्या पीस देगा, ठीक है, अपन खा लेंगे, आटा बना देगा। तो सीड और दाने मैंने पहली जो एग्रोनॉमी की क्लास मिलेगी ना प्ले लिस्ट में, जो एग्रोनॉमी लेक्चर 1st एंड 2nd, उसमें मिल जाएगा ये चीज सारी। आगे देखते बेटा, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैन्यूर यानी खाद्य होती है, और फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक होते हैं। अब बहुत बार बताया, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। खाद्य क्या होती है भाई, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। और 2 प्रकार की होती है, सांद्रित खाद्य और स्थूल खाद्य। स्थूल खाद्य क्या होती है, ऑर्गेनिक मैटर तो उसमें रहता है क्या, बहुत ज्यादा, और न्यूट्रिएंट वैल्यू रहती है कम। ये नेचुरल प्रकृति की होती है, ठीक है, प्रकृति द्वारा बनी हुई होती है। इधर आ जाओ, ये क्या होती है, आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से तैयार की होती है, कल कारखानों में तैयार की होती है। इनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, महंगी होती है, रसायनों के प्रयोग से तैयार की गई होती है। ये इसका अंतर हो गया। आगे देखते हैं फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, उर्वरता और उत्पादकता, उर्वरता और उत्पादकता। उर्वरता किसे कहते हैं, ये कोई मृदा है या कोई खेत है, वो उसमें जो फसल लगा रहे हैं, इन पौधों को जो चीजें चाहिए उनको किस क्षमता तक उनको प्राप्त करवा सकती है, उसको उर्वरता कहते हैं, ठीक है। उत्पादकता, उर्वरता को अपन मापते हैं किसमें, लेब के अंदर ले जाके, सोइल सैंपल से। और उर्वरता, उत्पादकता को किसमें मापते हैं, रुपयों के अंदर मापते हैं, पर क्विंटल में मापते हैं, मंडी में मापते हैं। जो मृदाएं, एक चीज समझना, ये पहले करवाया हुआ सारा, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कि याद हो जाएगा। क्योंकि अगर ये पेपर देख रहे हो आप, इसका मतलब नेक्स्ट डे आपका पेपर है, और थोड़ा सा रिवाइज हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। मैंने एक लाइन लिखाई थी, जो मृदाएं उत्पादक होगी वह अवश्य ही उर्वर होगी। जो मृदाएं उत्पादक होगी मतलब मेरा खेत है, उससे मैंने 1 लाख के गेहूं बेचे हैं, इसका मतलब क्या है, वो उर्वरता तभी तो बेचे हैं। और 1 लाख क्या है, रुपये में या क्विंटल में, वो क्या है, उसकी उत्पादकता है। क्लियर। मैंने किसी खेत से 1 लाख रुपए के गेहूं बेचे, इसका मतलब क्या है, वो खेत ऑलरेडी उर्वर था।
पर ये जरूरी नहीं मेरा खेत उर्वर है तो मैंने उससे 1 लाख के गेहूं बेचे हो, मेरा खेत उर्वर था, मैंने फसल भी अच्छी लगाई, पर बीच में कुछ ऐसे क्लाइमेटिक कारण हो गए, बरसात आ गई, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, रोग लग गया कि मेरी उत्पादन हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्पादकता आई नहीं। तो मैं कह सकता हूं जो मृदाएं उत्पादक होती है वह उर्वर अवश्य होएगी, पर जो मृदाएं उर्वर है जरूरी नहीं वह उत्पादक हो। लाइन को समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास। अब इसका तो मैंने बहुत डीपली से समझाया हुआ है, वहां पे आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा इसमें दिया हुआ एसिस्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मतलब आवश्यक पोषक तत्व अपन कह सकते हैं इनको, आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, 17 होते हैं। आर्नोन स्टाउट ने खोजा, दोबारा से आर्नोन ने सिद्धांत दिया, और 17वां पोषक तत्व कौन सा था, निकल, जो कि ब्राउन द्वारा खोजा गया, ठीक है। और क्या क्या 3 सिद्धांत दिए गए कि जिस पोषक तत्व की कमी होगी वो उसी से पूरी होगी, और जिस पोषक तत्व, कोई भी पोषक तत्व है ना आवश्यक पोषक तत्वों में से, उस पोषक तत्व की कमी के बिना पौधा अपना लाइफ साइकिल जो है, लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं कर सकता। तीसरा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, उस प्लांट की मेटाबॉलिक जो क्रिया है, उपापचय क्रिया है, उसमें ये पोषक तत्व निहित होगा, उसको क्या कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे। 2 प्रकार के होते हैं, एनपीके प्राथमिक, और सेकेंडरी में कौन सा आएगा, CAMGS। अब ये इतने तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका रिवाइज हो जाए, बाकी अगर ये चीजें नहीं आ रही है इसका मतलब आपने दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, और जो वो 30 मतलब आधा घंटा और टोटल मिला के 3 घंटे के, तो जिसने 3 घंटे क्लास लेके आएंगे, इस पेपर में ऐसा कोई भी शब्द उनको देखने को नहीं मिलेगा जो उनको नहीं पढ़ा हुआ हो या नहीं आ रहा हो। आगे देखते हैं बेटा, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन कहते हैं सिंचाई जो है, सिंचाई का समय अवधि या समय निर्धारण, सिंचाई का समय निर्धारण, ठीक है, समय निर्धारण। अब ये किस किस प्रकार से कर सकते हैं, क्रांतिक अवस्थाएं देखकर, इंडिकेटर प्लांट्स लगाकर, ठीक है, उसकी क्या बोलते हैं, भूमि के अंदर मृदा की नमी की जांच करके। तो ये सारा मेरा पढ़ाया हुआ है सिंचाई वाले टॉपिक में, और अभी आगे लास्ट में बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा, रुक के बताऊंगा, पहले पेपर देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ सोविंग, बुआई की विधियां। सबसे पहले आपको लिखना है बुआई किसे कहते हैं, सोविंग, कि बीजों को मृदा के अंदर एक उचित दूरी व उचित गहराई पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेशन हो सके, अंकुरण हो सके, और अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सके, उसको बुआई कहते हैं। और बुआई की निम्न विधियां होती है, बुआई की मैंने बताई थी आपको कौन कौन सी विधियां होती है, ठीक है, याद है, बिखेर कर, सीड ड्रिल द्वारा, फटीकम सीड ड्रिल द्वारा, ठीक है, और एक वो था डिबलिंग द्वारा, सारा पढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डिस्क्राइब इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अंदर सिंचाई के जल स्रोतों का वर्णन कीजिए, जल स्रोतों का वर्णन कीजिए। और मुझे विश्वास है पूरा ये वर्णन आप सबको आता है। आगे देखते हैं, दूसरा, टिलेज एंड टिल्थ क्या होता है, भू परिष्करण क्या होता है। पहले तो भू परिष्करण सबको पता है, भू परिष्करण क्या होता है। फादर ऑफ टिलेज जेंथ्रोटूल है, और खरपतवार जो है, भू परिष्करण जो है, खरपतवार के भी जेंथ्रोटूल है, वीड साइंस के, ठीक है। और जो भू परिष्करण या टिलेज है वो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज से लिया गया है। और क्या होता है, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सरफेस या सब सरफेस, या जो कठोर परत होती है उस पर क्या करते हैं, फिजिकल मैनिपुलेशन करते हैं, ऑफ हेल्प देम टूल्स, किसी भी टूल की सहायता से। हिंदी में अगर बात करें तो मृदा को, भू का मतलब क्या होता है, भूमि परिष्करण मतलब इसको शुद्ध करना। कोई उबड़ खाबड़ मृदा है, कैसी भी मृदा, उसको इस लेवल पे लाना कि उसको अपन उसमें एग्रीकल्चर कर सके, बीज बना सके, क्यारी लगा सके, उसको भू परिष्करण कहते हैं। अब एक शब्द तो हो गया, चलो टिलेज। तो अब आता है टिल्थ किसे कहते हैं। ये मेरा खेत है, बिल्कुल इसकी स्थिति खराब है, इसमें जो सोइल है ऊपर सब सोइल है, उसकी है ना फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सारी कंडीशंस है वो खराब हो रखी है। अब मैं इसमें कुछ ऐसी क्रियाएं करूंगा, पाटा लगाऊंगा, ट्रैक्टर चलाऊंगा, साफ सफाई करूंगा, ठीक है, सब इसकी कठोर परत को तोड़ूंगा, तो ये जो क्रियाएं कर रहा हूं ये तो क्या हो गई, टिलेज। और ये क्रियाएं करने के उपरांत जो मेरे को एक अच्छी मृदा यहाँ पे प्राप्त हुई, उस स्थिति को क्या कहेंगे, टिल्थ, TILTH। मतलब भू परिष्करण के उपरांत जो स्थिति या खेत की जो मृदा जो है उसकी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल जो कंडीशन प्राप्त होती है उसको अपन टिल्थ कह सकते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं टिलेज के बाद में डिस्कस टिलेज एंड देयर टाइप्स इन डिटेल्स। टिलेज के प्रकार, प्राथमिक भू परिष्करण, द्वितीय भू परिष्करण, ठीक है, पढ़ाया हुआ है सारा। बुआई से पहले की चीजें प्राइमरी में, बुआई के बाद से लेके, बुआई से लेके कटाई तक की सेकेंडरी में,
राइट। अब ज्यादा थोड़ी पढ़ेंगे, 6 महीने की पढ़ाई को 3 महीने में करवा के इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं करवा सकता मैं, फिर मेरे को पाप लगेगा। ठीक है। क्रॉप एडेप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल्स। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन एग्रीकल्चर ड्रेनेज। एग्रीकल्चर ड्रेनेज, राइट अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है बेटा, ठीक है ना। और ये टॉपिक, इसके बारे में अगर तुम्हें नहीं पता कि जल निकास किसे कहते हैं, वाटर ड्रेनेज किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर ड्रेनेज किसे कहते हैं, आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालना किसे कहते हैं, और इसकी क्या क्या विधियां हैं, कट ऑफ नालियां, मोल नालियां, तो फिर आपको कुछ नहीं पता, जाइए वहां से चेकआउट कीजिए। देन लास्ट क्वेश्चन करते हैं बात, डिफाइन वीड एंड एनलिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स ऑन डिफरेंट बेसिस। खरपतवार को समझाना है और खरपतवारों का वर्गीकरण लिखना है विभिन्न आधारों के आधार पे, जिसमें क्या क्या हो सकता है, सकरी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, रबी वाले, खरीफ वाले, जायद वाले। ठीक है, वो आपको इसमें लिखना है, खरपतवारों का वर्गीकरण आपको लिखना है। एंड डिस्क्राइब केमिकल मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट। खरपतवारों का रासायनिक नियंत्रण 3 प्रकार से करते हैं। वीड का कंट्रोल किस प्रकार से करते हैं, 3 प्रकार से। केमिकल, आपके जो 2,4-D वगैरह है, पैराक्वाट, डाइक्वाट है, उनका यूज करते हैं। फिजिकल, भौतिक जो काम करते हैं, एक आता है कल्चरल और एक आता है जैविक या बायोलॉजिकल कंट्रोल। किसान का मित्र कीट, ठीक है, सुना ना नाम, मित्र कीट, उनके द्वारा। अपने को पूछा यहाँ पे केमिकल का, बाकी देख के एक बार तीनों ही जाना, इनमें से एक आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, फर्टिलाइजर क्लासिफिकेशन एंड INM। उर्वरकों का वर्गीकरण बहुत अच्छे से भी मैंने बताया। तो उर्वरक क्या होते हैं, जो फैक्ट्री में तैयार होते हैं आर्टिफिशियल रूप से, कल कारखानों में केमिकलों के द्वारा, जिनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत अधिक होती है और प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों को पौधों को प्रदान करने में मदद करते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। इनका वर्गीकरण आपको देना है। पोटेशियम वाले उर्वरक, एक चीज बताऊं, नाइट्रोजन वाले लगभग 85% उर्वरक भारत में बनते हैं। बाकी पोटेशियम वाले जो उर्वरक है अपने, जिसको के आप डिनोट करते हो, वो सारे बाहर से मंगवाता है, भारत अंदर नहीं बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था सुपरवाइजर में। ठीक है, तो इनका आपको क्लासिफिकेशन बताना है। नाइट्रोजन वाले कौन से हैं, नाइट्रोजन में नाइट्रेट के रूप में देने वाले कौन से, अमोनियम के रूप में देने वाले कौन से, एमाइड के रूप में देने वाले कौन से हैं, यूरिया है, DAP है, कितने % कौन सी पाई जाती है, संयुक्त उर्वरक है या जटिल उर्वरक है, पढ़ाया हुआ है, निश्चिंत रहे। INM का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। आपने सुना होगा समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। सारे पोषक तत्वों का इस तरीके से प्रबंधन करें कि मृदा की स्थिति भी खराब नहीं हो, किसान को महंगा भी नहीं पड़े और इन फ्यूचर कोई नुकसान भी नहीं हो, उसको कहते हैं। ठीक है, ये एक तो INM और एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। ये 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखना। डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट क्रॉप रोटेशन एंड इंपोर्टेंस। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन मीन्स फसल चक्र किसे कहते हैं, एक निश्चित स्थान पे अलग अलग फसलों को या 2 से अधिक फसलों को उदल बदल कर या उनको चेंजेस कर करके बुआई करना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मृदा की स्थिति अच्छी रहती है, एनवायरमेंट अच्छा रहता है, उत्पादन अधिक मिलता है। क्रॉप रोटेशन करने से जो सीजनल आपके पेस्ट एंड इंसेक्ट्स जो है, डिजीज है, उनसे बचाव हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब अबाउट स्प्रिंकलर एंड ड्रिप मेथड। फव्वारा और ड्रिप विधि, इसके बारे में मेरा बहुत अच्छे से जो पुराना पेपर, जस्ट इससे पहले मैंने एग्रोनॉमी के पुराने पेपर डाले हैं, उसमें करवाया हुआ है। फव्वारा इजराइल से आया था, ठीक है। ड्रिप भी इजराइल में विकसित किया है, सिमचाब्लास नामक वैज्ञानिक विकसित की थी। कहाँ पे ज्यादा है, कितना प्रेशर रखते हैं, इनका लेआउट आपको लिखना है। फव्वारा विधि का हृदय किसे कहते हैं, कितने प्रेशर पर रखते हैं, उबड़ खाबड़ भूमियों के लिए अच्छी है, हर्बिगेशन के लिए कौन अच्छा है, फर्टिगेशन के लिए कौन अच्छा है, ड्रिप को बूंद बूंद या टपका विधि भी कहते हैं। सारा पढ़ाया हुआ, वहां से जाके देख लो। एक्स्ट्रा सिंगल चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और क्या लिखना बेटा, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हानियां। देखो हानियां वैसे बताना नहीं चाहिए, पर बता देता हूं, आप सारे मेरा ही परिवार हो, ठीक है। ये जो हानियां है वो किसी की भी हो, चाहे ड्रिप की हो, चाहे फंवारे की हो, ठीक है, चाहे फिर दोस्ती की हो, चाहे व्यवहार की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे काम की हो, चाहे पैसे की हो, हमेशा बहुत दुख देती है। ठीक है, चाहे भरोसे की हो, सबसे ज्यादा, ठीक है, पैसा है कमा लोगे, पर इंसान चला गया, इंसान की हानि हो गई या किसी का भरोसा गया ना, वो कभी नहीं आता लाइफ में। ठीक है, तो होता है ऐसा। मेरा क्लास में बिल्कुल भी वो नहीं है, अभी क्या कहते हैं उसको, दिमाग, या कहते हैं मेंटली प्रेजेंट नहीं है, या अपन देसी भाषा में कहते हैं चेता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी चेता कौन है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ
ऐसे अपवाद, ऐसी चीजें होती है, छोड़ो खैर। ये QR स्कैन करना, वहां पे चले जाना, बिल्कुल पॉजिटिव रहा करो। बार बार मैं हमेशा से शुरू से एक ही चीज कहता हूँ यार, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा सोच पाओगे, अच्छा कर पाओगे, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा देखो, और अच्छे खर्च करो, अच्छी जगह रहो, ठीक है। गलत चीजों से, गलत लोगों से, गलत व्यवहार से हमेशा दूर रहो, क्योंकि ये चीजें क्या करेगी, डिसएडवांटेज, हानियां आपको करेगी। और अगर आप इतने कैपेबल हैं, समझदार है, सक्षम हैं कि आप उन हानियों को झेल सको तो वो ठीक है, वरना फिर एक हानि, दूसरी हानि, तीसरी हानि, एक हानि को भरने के लिए बंदा दबता जाता है, दबता जाता है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है कि सब कुछ खो देता है, हानियां ही हानियां रहती है उसके पास, है ना। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहा करो। अभी फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसने नहीं देखी है वो क्लासेस जाके देख लो, एग्रोनॉमी फर्स्ट एंड एग्रोनॉमी सेकंड। देन आप देखो 50% एग्रोनॉमी रिवीजन एंड 35 मिनट। उसके बाद आप देखो क्या एग्रोनॉमी के 2018 से लेके 2022-23 तक के पेपर। ये पूरा जो मैटर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल थोड़ा सा अगर आप चेक करोगे, कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएगा। 3 घंटे का मैटर है। 3 घंटे के बाद ये जो अभी की क्लास है, मैं देख के बता देता हूँ कितनी मिनट की हो गई। ये हो गई 21 मिनट की, तो अभी समझ लो 22 मिनट। 3 घंटे 22 मिनट मतलब 3 घंटे 30 मिनट। फाइनली आपका सारा एड वगैरह देख देख के भी, तो एड को स्किप मत किया करो, है ना। सारा कुछ देख के भी आप 3.5 घंटा में अगर 3 क्रेडिट सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो मैं मानूंगा कि मैंने आपकी मदद की है। और पॉजिटिव रहा करो, खुश रहा करो, अपने घर वालों के साथ रहा करो, ठीक है। उनके जो सपने हैं, उम्मीदें हैं, कोशिश करना उन पे खरे उतरो, ठीक है। 100% नहीं उतरो तो 70% उतरो, ठीक है। पर जिस लक्ष्य से, जिस मोटिव से, जिस उद्देश्य से, जिस कारण से आपने घर छोड़ रखे हैं, घर से दूर रह रहे हो, पढ़ रहे हो, स्टाफ नहीं है, कहीं से भी पढ़ रहे हो, अरेंज कर रहे हो, दुख झेल रहे हो, तो उसका कुछ ना कुछ जो त्याग कर रहे हो ना, उसका कुछ ना कुछ रिटर्न आपको मिलना चाहिए। और वो रिटर्न तब मिलेगा जब आप अच्छी मेहनत करोगे, अपने प्रति ईमानदार रहोगे, दूसरों के प्रति तो नहीं रहते, अपने प्रति ईमानदार रहोगे, खुद को एक्सक्यूजेस नहीं दोगे, आगे पढ़ाई करते रहोगे। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, बी पॉजिटिव, ओके। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते रहना। और एक चीज कहा नहीं है, कहना भी नहीं चाहिए, पर कह देता हूँ, ठीक है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना मत करना तुम्हारी इच्छा, छोड़ो, मरने दो। पर इसको मेरे को फीडबैक जरूर दे देना कि जो हुआ है ठीक है, नहीं है, जो भी है, ठीक है। देन बाय।